गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में जाना। ये चीज हम लोग ने कंफर्म उसमें की कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या था? फॉरेन करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। हमारी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर जितनी भी फॉरेन करेंसियां हैं, मतलब अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें को इंडियन रुपी को छोड़कर जितने भी अदर करेंसी हैं उस सब की सब क्या ट्रीट की जाएंगी? फॉरेन एक्सचेंज। जब इन करेंसी के बीच में एक्सचेंज किया जाता है, इट्स मीन वी एक्सचेंज वन करेंसी टू अनदर करेंसी, तो उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं, जिस रेट से इनको एक्सचेंज कर रहे होते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्चुअल में कितने टाइप से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो पहले थे, आज की डेट में नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनको आज की डेट में ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आज की डेट में इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। वन, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इट इज आल्सो नोन एज द पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसको पेग्ड एक्सचेंज रेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये ऐसा एक्सचेंज रेट है जहां पर गवर्नमेंट ही फिक्सेशन कर देती है, इसमें मार्केट का कोई रोल प्ले नहीं होता है। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इट्स मीन इट डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि यहां पर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो मार्केट फोर्सेस करती हैं, यहां पर गवर्नमेंट का किसी तरह से कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। आज की डेट में जो एक्सचेंज रेट है जनरली इसी एक्सचेंज रेट को ही अडॉप्ट करती हैं। एक्सेप्शनल केसेस कुछ अलग होते हैं, नहीं बाकी सारी कंट्री इसी को अडॉप्ट करती हैं। थर्ड होता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। मैनेज का मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का क्या इंटरफेरेंस आ जाता है। फ्लोटिंग का मतलब क्या हो गया? अभी देखें फ्लेक्सिबल को ही फ्लोटिंग कहा जाता है। इट्स मीन इट डिसाइडेड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता क्या है। तो इट रेफर टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जिसमें अगर $1 इक्वल टू 50 रुपए फिक्स करना है तो दीज एक्सचेंज रेट फिक्स्ड बाय द बोथ गवर्नमेंट। यहां पर क्या करेंगे? दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे से मिलेंगी, अब मिल करके अपनी कैपेसिटी के अनुसार मार्केट की सिचुएशन के बेस से ये क्या करेंगे? एक्सचेंज रेट फिक्स कर देंगे। और जो एक्सचेंज रेट क्या करेगा? पूरे साल रन करेगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच ट्रेडिंग करने में। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं अमेरिका के साथ तो अब क्या करना पड़ेगा? अमेरिका जो $1 रहेगा वो हमारे 50 रुपए के बराबर होगा और इसी में हमारी ट्रेडिंग रहेगी, जिससे मार्केट फ्लक्चुएशन किसी तरह से फेस करना नहीं पड़ेगा। इसका पर्पस क्या होता है? इस तरह के एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट करने के पीछे सबसे पहला होता है बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम इज टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। क्योंकि इसमें फॉरेन ट्रेड क्या होता है कि जब फ्लक्चुएट करता रहता है तो ट्रेडर्स कई बार इस बेस पे भी लॉस बियर कर जाते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है पता ही नहीं होता कि मार्केट किस तरफ मूव कर जाएगी, पॉजिटिव जाएगी कि निगेटिव। अगर निगेटिव चली गई तो उनको अपने एमआरपी सेम रखने, प्रोडक्शन कॉस्ट सेम रखने के बाद भी उनको लॉस बियर करना पड़ता है। अगर पॉजिटिव चली जाती है तो क्या हो जाता है? इसका अगेंस्ट हो जाता है। एक कंट्री को बेनिफिट होता है तो दूसरी कंट्री को क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, यानी कि फॉरेन ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए और कैपिटल मूवमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इस एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट करने की जरूरत पड़ती है। पर्पस जो होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का, तो उसी में एक सबसे पहला तो आप समझ गए कि उसको फिक्सेशन करना था। दूसरा टू अचीव स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट अंडरटेक टू बाय फॉरेन करेंसी व्हेन द एक्सचेंज रेट बिकम वीकर एंड सेल फॉरेन करेंसी व्हेन रेट ऑफ द एक्सचेंज गेट स्ट्रॉन्गर। तो ये क्या करता है? स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? अगर फॉरेन करेंसी वीक होती है तो हमारी गवर्नमेंट उसको परचेज कर लेती है बैलेंस मेंटेन करने के लिए। अगर वो स्ट्रांग होने लगती है तो उसको करेंसी को सेल कर देती है। तो परचेज करने से क्या हो जाता है? फिर से फॉरेन करेंसी स्ट्रांग होने लगती है, और सेल करने से क्या हो जाता है? फॉरेन करेंसी फिर से मूव करे, क्योंकि इनडायरेक्टली ये डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन क्रिएट करने लगता है।
क्योंकि अगर सेल करने का मतलब क्या, सप्लाई बढ़ा देना, सप्लाई बढ़ा देंगे और क्या है, डिमांड उतनी ही है तो हमेशा करेंसी वीक होगी। और जब डिमांड कम होगी तो हम परचेज करेंगे, तो डिमांड बढ़ा दी तो फिर हमारी सिचुएशन सेम हो जाती है। फॉर दिस गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व फॉर द फॉरेन करेंसी। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी के रिजर्व होंगे, तभी तो वो फॉरेन एक्सचेंज रेट को क्या कर पाएगी, मेंटेन कर पाएगी, फिक्स्ड कर पाएगी। तो एक तो सबसे बड़ा इसका निगेटिव फैक्टर आप समझ सकते हो कि इसमें क्या करना पड़ता है कि कंट्रियों को अपने पास ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने होते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमेशा जो पुअर कंट्रीज होती हैं, लेस डेवलप कंट्रीज होती हैं, उनको क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा लॉस बियर करना पड़ता है उनको, क्योंकि वो इस तरह के एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने में सक्सेसफुल नहीं होती हैं। तो ये एक सबसे निगेटिव इसका एस्पेक्ट आता है हमारे उसमें। फिर इसके बाद क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप्स टू वैल्यू ऑफ दी करेंसी फिक्स्ड इन द टर्म ऑफ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। इनको एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के बेस से अपनी करेंसी की वैल्यू को मेंटेन करने की जरूरत होती है, फिक्स्ड करने की जरूरत होती है। अब एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या होता है, इट में भी सिल्वर, गोल्ड, अदर प्रीसियस मेटल एंड अदर करेंसी हो सकती है जो ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। तो ऐसी करेंसियों के लिए भी गवर्नमेंट को इस तरह के स्टेप्स को लेना पड़ता है, और ये एक बहुत ज्यादा इकोनॉमी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो ये ना होने के कारण इस तरह के लॉस हमें देखने को मिलते हैं। अब हम पर्पज ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी टाइड टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज पेगिंग। जब हम डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को और टाइट कर देते हैं, यानी डिक्रीज कर लेते हैं, जैसे चाइना करता है या हम करते हैं जब दूसरे कंट्री के साथ में अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इनहांस करना चाहते हैं, तो इसको पेगिंग कहते हैं। पेगिंग एक निगेटिव कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि इसमें इसको दूसरी सेंस में कह सकते हैं कि एक जगह पर बांध देना उसको, उसके ना वो आगे जाएगा ना ही उसके पीछे जाएगा। When value of currency is fixed in term of some other currency or in term of gold, it is known as the parity value। इसको किस नाम से जाना जाता है, parity value के नाम से जाना जाता है। तो ये इस तरह की फिक्सेशन इसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में देखने को मिलते हैं। जो ये फिक्सेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड और ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड के नाम से पहले, अब तो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको पहले ब्रेटन वुड और गोल्ड, इन अर्लियर टाइम जो एक्सचेंज रेट था मेजर कंट्री का फिक्स होता था गोल्ड स्टैंडर्ड से। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब आप, और ये पीरियड कब था, 1870 से लेकर 1914। फिर इसको बाद में इस पॉलिसी को बदला गया 1944, जब ट्विन बैंक यानी IMF का और वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ, तो 1944 से 1971 तक ये ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड से अडॉप्ट किया जाने लगा। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ आर करेंसी वर मेंटेन बाय द फिक्सिंग देयर प्राइसेस इन टर्म ऑफ गोल्ड। गोल्ड के टर्म पे करते थे। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर $1 अगर हम लेते हैं तो $1 इक्वल टू, अगर हमारे 2 ग्राम गोल्ड मिलता था मान लीजिए, और 1 पॉन्ड्स में कितना मिलता था हमें, इक्वल टू 5 ग्राम। तो क्या हो गया, सिचुएशन क्या आई कि 5 ग्राम इक्वल टू 2 ग्राम, तो 1 क्या हो गया 2.5, अगर 2.5 ग्राम इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया कि अब क्या होगा, 1 इन दोनों की करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, 1 पॉन्ड्स इक्वल टू, जो 1 पॉन्ड्स है इक्वल टू किसके बराबर हो गए, $2.5 के बराबर हो गए। तो ये जो सिस्टम फिक्स किया जाता था उस समय, इसी तरह से फिक्स होता था कि एक कंट्री में जो गोल्ड कितने रुपए में उस कंट्री को परचेज कर रहा है, दूसरी कंट्री कितने रुपए में गोल्ड परचेज कर रहा है, और दोनों की वैल्यू को निकालकर इनको उनकी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू उसको फिक्स कर लिया जाता था। बाद में इसको ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड आया, गोल्ड जो था उसको रिप्लेस कर दिया गया, $, को कोर करेंसी मान ली गई, और जितना भी करेंसी थी उनको इसी डॉलर के बेस से एक्सचेंज किया जाने लगा। और इसका काम, ये सिस्टम का जन्मदाता कौन था, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको करता था। आज ये इंटरनेशनल मार्केट से ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब ये क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं। अब जो भी है वो कैसा है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है।
तो इसलिए इस तरह के कॉन्सेप्ट को अब अडॉप्ट करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती। तो ये दो स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड, ब्रिटेन वुड स्टैंडर्ड, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते थे। आज कहीं पर भी अगर होता है तो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरह के जो एक्सटर्नल प्रीशियस स्टोन्स हैं उनको अडॉप्ट करती है और उससे इस तरह के एक्सचेंज को किया जाता है। तो इस बेस से हमने देखा कि जो फर्स्ट था एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसको पहले कंट्रियां अडॉप्ट करती थी, आज भी कई कंट्रियों के बीच में इस तरह के कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया जाता है। इसके बेनिफिट हम लोगों ने देख लिया कि इससे क्या होता है कि ट्रेड करना बहुत आसान होता है। जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको, क्योंकि उनको मार्केट फ्लक्चुएशन से लॉस बियर करना नहीं पड़ता, ना अनएक्सपेक्टेड लॉस होते हैं, ना अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट होने के चांसेस होते हैं। जबकि दूसरे सिस्टम में क्या होता था कि अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो वहां पर अनएक्सपेक्टेड लॉस भी हो सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। तो मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है, तो इस सिचुएशन से इससे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ये एक्सचेंज रेट सिस्टम है, एक ये कॉन्सेप्ट है जिससे हम इसको डेवलप कर सकते हैं। फिर इसमें दो टर्म और आते हैं, डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन डिप्रिसिएशन की तरह है, रीवैल्यूएशन एप्रिसिएशन की तरह है। डिवैल्यूएशन का मतलब ये क्या हो गया, डिडक्शंस इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू, अभी हमने बताया ना कि $1 इक्वल टू 70 रुपये था, अब $1 इक्वल टू 74 रुपीज हो गया, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इट इज नोन एज द डिवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन क्या होता है, इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो वही हमने उल्टा बताया, तो $1 इक्वल टू 74 रुपीज था, अगर वो चेंज होकर $1 इक्वल टू 70 हो जाए तो इट अप्रिशिएट द डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो जा रही, तो ये इंक्रीज हो जा रही। तो एक सिंपल, लेकिन वहां पर डिप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन कौन करता था, मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, ये डिफरेंस है। तो यहां देख रहे हैं आप, मीनिंग के बेस से डिफरेंशिएट कर लें कि डिवैल्यूएशन रेफर टू द रिडक्शंस इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ आर फॉरेन करेंसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन रेफर टू फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ऑकरेंस क्या है इसका, इट टेक प्लेस ड्यू टू द गवर्नमेंट। हमने पहले बताया कि ये कौन करता है, गवर्नमेंट। ये भी ड्यू मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, अगर डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन का डिफरेंस होता तो। यहाँ कौन कर रहा था, मार्केट कौन कर रहा था इसको, जो भी डिप्रिसिएशन था उसको हमेशा मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई करेंगे। एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या, इट टेक प्लेस अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट, और ये किसमें होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये दोनों के बीच में, क्योंकि डिवैल्यूएशन और अब आप देखोगे इसमें डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन में एक ही अंतर है। मेन अंतर क्या है, ये गवर्नमेंट कर रही है और ये कौन कर रहा है, मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। जब गवर्नमेंट करती है तो फिक्स्ड हो जाता है, और जब मार्केट करता है तो वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। अब ये आपको क्वेश्चन करने हैं, पहला व्हाट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, सेकंड डिफाइन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिर थर्ड गिव द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, व्हाट इज डिवैल्यूएशन।